नमस्कार। आज से मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक नई पूरी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं आज लीनियर इक्वेशन से करूँगा। लीनियर इक्वेशन का जो महत्व है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है। अगर आप लीनियर इक्वेशन को समझते हैं तो आप बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला, आप जो डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में अगर वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपका डिमांड सप्लाई है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जो बजट कंस्ट्रेंट, यानी जो हमारे बजट कंस्ट्रेंट जो होते हैं, बजट कंस्ट्रेंट मतलब जो हमारी कीमत रेखा होती है या जो बजट लाइन होती है, कीमत रेखा, बजट रेखा है ना, बजट रेखा, इसके मूवमेंट को हम इससे समझ सकते हैं। और इसको हम अगर हम प्रोडक्शन के उसमें देखें तो आइसो कॉस्ट जो लाइन होती हैं, आइसो कॉस्ट लाइन्स, इनके बारे में हम समझ सकते हैं। तीसरा, जो हमारे जो इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल होते हैं वो मोस्टली जो है वो लीनियर इक्वेशन पे ही बेस्ड होते हैं। इनकम डिटर्मिनेशन के सब जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और जो चौथा है वो आपका ISLM वक्र, ये पूरी तरह से लीनियर इक्वेशन पे ही बेस्ड होता है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका है, उसके भी कॉन्सेप्ट को समझने में लीनियर इक्वेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन को बेसिक आइडिया को समझेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में काफ़ी मदद मिलेगी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जिनमें लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो आगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस को हम। तो लीनियर इक्वेशन वे इक्वेशंस होते हैं जिनमें कोई घात नहीं होती है, मतलब घात जिनकी x और y की घात एक होती है, यानी घात दर्शाई नहीं गई होती है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। तो इसमें अगर हमको इसको हम 6x प्लस 3y कर देते हैं, थोड़ा सा हमको और आसानी समझने में आसानी होगी। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो अगर हमको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या होता है कि एक चर जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, यानी जो प्रभाव डालता है, और दूसरा चर जो हमारा डिपेंडेंट होता है, जो प्रभावित होता है। जैसे मांग और पूर्ति में सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कीमत है, मांग और कीमत में कीमत हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिमांड है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से सप्लाई और प्राइस में भी सेम है कि प्राइस हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सप्लाई हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह से होता है तो एक इंडिपेंडेंट और तो इस रूप में अगर हम इसको लेके आते हैं तो जनरली मैथमेटिक्स में x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में और y को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में दिखाते हैं। यानी x एक्स पे जो भी चीज़ हम दिखाते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y एक्स पे जो दिखाने वाले चर होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। हालांकि मांग और पूर्ति का जो ग्राफ बनाया जाता है थोड़ा सा उल्टा बनता है। उसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम x एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे दिखाते हैं, लेकिन इन जनरल में x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा y को हम एक तरफ रखेंगे 3y, और जो भी y के अलावा जितने चर हैं सबको एक तरफ रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -6x प्लस 15। ठीक है। अब y को अगर हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो y के साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए, यानी y अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थिरांक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ रखेंगे और वो y पूरी इसको हम इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा -2x
+5। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। इसके माध्यम से इस इक्वेशन में इसका वही रूप है जो इस प्रकार से है, y = mx + c। ये जो स्टैंडर्ड, ये जो फॉर्म होता है, इसमें ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब ये जो चर होता है, स्थिरांक जो होता है, ये हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। कौन सा इंटरसेप्ट होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट होता है, यानी अगर x की वैल्यू 0 भी रखी जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो भी y की वैल्यू c के बराबर रहेगी। इसको हम अंतःखंड भी बोलते हैं हिंदी में। इंटरसेप्ट इंग्लिश में बोला जाता है। तो इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती है जो x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 भी हो जाए तो y की वैल्यू रहेगी। इसके बाद ये हमारा कौन सा चर है? ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये प्रभावित करने वाला वेरिएबल है। ये हमारा जो है ये स्लोप है, स्लोप ऑफ इस लाइन का, स्लोप जो है इस लाइन का ढाल। ठीक है ना, और स्लोप हमें ये बताता है कि x में परिवर्तन के फलस्वरूप y में स्लोप के अनुपात में परिवर्तन होगा। यानी अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 4 होता, यानी x के साथ 4 होता, इसका मतलब x में एक राशि 1 यूनिट का परिवर्तन होगा तो y में 4 यूनिट का परिवर्तन होगा। इसकी वैल्यू अगर आधी होगी, 0.5 होगी, इसका मतलब हुआ कि x में 1 यूनिट का परिवर्तन होगा तो y में आधे यूनिट का परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है या फिर माइनस का साइन हो सकता है। तो ये प्लस का साइन होता है, ये हमें क्या दिखाता है? ये पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है x और y के बीच में। यानी इस दशा में जो हमारा ग्राफ होगा वो नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं चढ़ता हुआ ग्राफ होगा, जो हमको x और y के बीच में सीधे संबंध को दिखाएगा। अगर ये x की वैल्यू माइनस हो, यहाँ पे जो माइनस का साइन है, प्लस का साइन ना होकर माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो पॉजिटिव रिलेशन, और अगर ये माइनस का साइन है तो ये दिखाएगा नेगेटिव रिलेशन को, नेगेटिव रिलेशन को। नेगेटिव रिलेशन का मतलब हुआ कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा। यानी जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होगी, जो उसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे, तो ये जो हमारा होगा ये ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं गिरता हुआ होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का साइन और प्लस का साइन दोनों चरों के बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो ये हमारा इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है। यानी जो यूनिट अगर x की वैल्यू को 0 रखें तो भी y बराबर 5 रहेगा ही रहेगा। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये y हमारा क्या हो गया? ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक, और 2 का मतलब ये हुआ, 2 जो है x के साथ कोफिशिएंट है, जो इस पूरे जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, उसकी ढाल को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज हुआ तो y में 2 यूनिट का चेंज होगा। यानी जो हमारा स्लोप होता है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। डेल्टा y मतलब जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डेल्टा y, और जो भी हमारा इंडिपेंडेंट है वो डेल्टा x। यहाँ पे y की जगह पे i हो सकता है। i अगर हम कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन में देखें तो यहाँ पे हमारा c हो सकता है, और यहाँ पे हमारा y हो सकता है, यहाँ पे c हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर हमारा y हो सकता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के रूप में, और यहाँ पे हमारा i हो सकता है, तो हो जाएगा डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। तो जो भी रिलेशन होगा ये x, जो भी चर इधर दिखाया गया हुआ इंडिपेंडेंट चर वो नीचे रहेगा, और जो डिपेंडेंट चर है उसका डेल्टा ऊपर रहेगा। ये हमारे स्लोप को दिखाता है। और ये स्लोप की जो वैल्यू होती है वो y2, अगर हमको कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से इसके स्लोप की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे लीनियर इक्वेशन के ये पूरा का पूरा ढांचा होता है जिसके ऊपर हमको काम करना है। ये हमने लीनियर इक्वेशन के लीनियर फंक्शन के जो बेसिक आइडियाज़ हैं उसको हमने समझ लिया, और इनको अब हम जो व्यवहारिक जीवन में जो हमारे अर्थशास्त्र में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है उस पर हम देखते हैं। और सबसे पहले इसमें हम आज के वीडियो में हम
लीनियर इक्वेशन के माध्यम से किस प्रकार से इनकम डिटर्मिनेशन इकोनॉमी में होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? लीनियर इक्वेशन में ही इनकम डिटर्मिनेशन, यानी आय का निर्धारण, आय निर्धारण किस स्तर पे? मैक्रो लेवल पर। ठीक है, मैक्रो लेवल इनकम डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम क्या लेंगे? पहला हम लेंगे इनकम डिटर्मिनेशन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर है? C प्लस आई। और इसमें टू सेक्टर इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट हमारा किस रूप में है? वो ऑटोनोमस है। कैसा है? ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आय के स्तर से, राष्ट्रीय आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है, वो स्वतः अपनी गति से होता रहता है। यानी राष्ट्रीय आय में चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, इन्वेस्टमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट आय के स्तर से प्रभावित होता है उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हमारा एक इन्वेस्टमेंट कैसा है? वो ऑटोनोमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय वहाँ निर्धारित होती है जहाँ पर अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनियोग यानी C और I एक दूसरे के, C प्लस आई और Y I एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन होता है C, वो होता है C0 प्लस CY। इसको अगर हम ग्राफ के रूप में दिखाएं आपको, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये हमारा C0 है। ठीक है ना, और इसके बाद का जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय आय से प्रभावित होता है। इससे पहले अगर हमारी आय 0 भी हो जाए तो इतना कंजम्पशन हमारा होगा ही होगा। यही हमारा क्या है? C0 को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये हो जाएगा C0 प्लस CY, C बराबर C0 प्लस CY। ठीक है ना, ये C0 जो है ये इंटरसेप्ट को दिखाता है, यानी ये हमारा वो प्रारंभिक उपभोग को दिखाता है। किसको दिखाता है? इनिशियल प्रारंभिक उपभोग को, जबकि आय हमारी शून्य हो। प्रारंभिक उपभोग यानी इनिशियल उपभोग को दिखाता है, जबकि हमारी आय शून्य होगी तो तब भी हम इतना उपभोग करेंगे ही करेंगे। और ये जो हिस्सा है, ये C जो है, ये हमारा MPC को प्रदर्शित करता है, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप आय में किस अनुपात में वृद्धि होती है। इसको मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y को प्रदर्शित करता है। आप लोग जानते हैं कि ये जो C है वास्तव में क्या है? वो स्लोप को दिखा रहा है। और स्लोप किसका? डेल्टा C बटे डेल्टा Y, यानी MPC को दिखा रहा है। और ये Y जो है, ये हमारा ये नेशनल इनकम है। ये क्या है? नेशनल इनकम। और ये हमारा कंजम्पशन यानी हमारी आय, ये फलन होता है। तो जो C है हमारा हो जाएगा C0 प्लस CY। और इन्वेस्टमेंट जो हमारा ऑटोनॉमस है तो वो I0 ही रहेगा, यानी इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इस तरह से होगा। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। आय का स्तर कुछ भी होगा, आय का स्तर प्रत्येक स्तर पर जो हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के बराबर है। ABC, या देखिए हर स्तर पर इन्वेस्टमेंट हमारा बराबर है, इसलिए हमने क्या लिखा इसको? I बराबर I0। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, ध्यान से देखिए, अगर हम इस उपभोग और विनियोग को मिला दें तो हमारा जो, क्योंकि ये समानता इसमें समान दूरी से बढ़ रहा है, तो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है ये I0 के आधार पर बढ़ जाएगा। यानी ये जो हमारा, अगर ये मान लीजिए ये कोई भी अमाउंट है तो ये इसी तरह से समानांतर ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा C प्लस I। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये C0 प्लस CY प्लस I0, ये हमारा हो जाएगा। यानी अगर अर्थव्यवस्था में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो C प्लस आई में जो C प्लस आई जो वक्र होगा वो समानांतर C से समानांतर ऊपर की ओर विवर्तित होकर के C प्लस आई बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो Y है ये संतुलन रेखा है, यानी वो संतुलन रेखा जहाँ पर
अर्थव्यवस्था में C प्लस आई दूसरे के बराबर है, तो ये 45 डिग्री पर खींची गई रेखा होती है, तो ये हमारा y को दिखाता है। ठीक है, संतुलन रेखा, यानी इधर से उपभोग इधर से विनियोग वापस आए, और वो स्तर को दिखाता है जहाँ पे अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनियोग एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब हम ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो y बराबर C प्लस आई, तो हम क्या करेंगे, y बराबर C0, C की जगह क्या लिखेंगे, C0 प्लस CY प्लस I0। ठीक है, अब हम ये y वाले हिस्से को इधर ले आते हैं, y माइनस CY, C मतलब NPC, y बराबर C0 प्लस I0, प्रारंभिक उपभोग और स्वायत्त निवेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस C, छोटा सी है ये NPC, बराबर C0 प्लस I0, और ये हो जाएगा y बराबर C0 प्लस I0 1 माइनस C, 1 माइनस C ये स्मॉल c है। ठीक है, तो ये 1 माइनस C क्या है ये आप जानते हैं, ये जो है 1 माइनस C वास्तव में हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है ये, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर होता है ना 1 ओवर 1 माइनस C MP, वही तो k के बराबर होता है। मल्टीप्लायर क्या होता है, k बराबर 1 ओवर 1 माइनस C, 1 माइनस NPC, यानी 1 ओवर 1 माइनस C, यही हमारा ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को दिखा रहा है। तो अर्थव्यवस्था में अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल हम करके संतुलन आय के स्तर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको इस तरह का प्रश्न दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको दिया गया है, तो हम इसको दो तरीके से, या तो हम शॉर्टकट मेथड से इस मेथड को सीधे लगा करके आंसर निकाल लें, अपना समय बचा लें, या हम नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम दोनों तरीक़ों से इसको हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल मेथड करते हैं और यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड करते हैं। चलिए नॉर्मल मेथड और शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए हमको दिया गया है कि C0 बराबर 85, यानी प्रारंभिक उपभोग जो हमारा आय, जब आय हमारी शून्य होती तो उपभोग जो है हमारा वो 85 है, और MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारी 0.9 है, और I0 यानी स्वायत्त निवेश हमारा 55 है। तो राष्ट्रीय आय, संतुलन राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होगा, हम जानते हैं y बराबर C प्लस I। यहाँ पे हमारा C क्या है, C बराबर है, यानी कंजम्पशन क्या है हमारा, वो है हमारा 85, यानी C0 क्या है, C0 प्लस स्मॉल c y, यानी 85 प्लस 0.9 y। I हमारा कितना है, I हमारा है 55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर C प्लस I रखेंगे, y बराबर 85 प्लस 0.9 y ये रखेंगे, प्लस I 55 रखेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो y हमारा इधर चला आएगा, y माइनस 0.9 y बराबर 85 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 0.1 y बराबर 140, और y बराबर 140 बटे में 0.1, ये हो जाएगा 1400। ठीक है, इसी सवाल को हम आराम से शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं, y बराबर C0 प्लस I0 बटे 1 ओवर 1 माइनस MPC बटे 1 माइनस MPC। ठीक है ना, तो इसकी ये क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 85 प्लस 55 बटे 1 माइनस 0.9 बराबर क्या हो जाएगा, 140 बटे 0.1 इज इक्वल टू 1400। तो ये यहाँ देखा हमने शॉर्टकट मेथड हमको पता है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, जबकि टू सेक्टर इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का स्तर की स्थिति हो। ठीक है,
अब हम चलते हैं उस अवस्था में जब अर्थव्यवस्था में 2 सेक्टर इकोनॉमी हो और साथ में इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो ऑटोनॉमस की जगह कैसा इन्वेस्टमेंट हो, वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो, यानी जो आय के स्तर से प्रभावित हो रहा हो। फिर हम कैसे चलेंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी विद कैसा इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी विद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी विद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की दिशा में हम कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। चलिए, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ होता है, हम जानते हैं y बराबर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, एक कंजम्पशन एक उपभोग इन्वेस्टमेंट, तो हो जाएगा y बराबर C प्लस आई। इतना तो क्लियर है। अब हमारा जो कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंजम्पशन होता है वो हमारा C0 प्लस CY, यानी C0 प्लस C, ये स्मॉल c जो है MPC को व्यक्त करता है, y होता है। और जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है या इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या प्रारंभिक निवेश प्लस अल्फा वाई। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इस फार्मूले को इसको हम लीनियर इक्वेशन y बराबर, ठीक है ना, y बराबर MPC MX प्लस C से मैच करें, जो हमने सबसे शुरू में देखा था, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये जो M है वो यहाँ पे अल्फ़ा है। ये किसी को दिखा रहा है, ये दोनों के दोनों किसको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं स्लोप को। और स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और अगर इसके संदर्भ में देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई क्या होता है, ये त्वरक होता है, आपको पता होगा, ये एक्सेलरेटर होता है। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड, ये जो हमारे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जो अल्फा की वैल्यू है वो एक प्रकार से ये एक्सेलरेटर को शो कर रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि आय में वृद्धि के फलस्वरूप निवेश में कितने गुना वृद्धि होती है, किस अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, ये हमारा त्वरक को दिखाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ होगा, जहाँ पर y बराबर C प्लस आई होगा, यानी y बराबर C कितना है, C0 प्लस स्मॉल c y, ये हमारा कंजम्पशन हो गया, प्लस ये हमारा I0 प्लस अल्फ़ा y, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जितने भी y वाले हैं सबको एक तरफ ले आएंगे, y माइनस CY माइनस अल्फ़ा y बराबर C0 प्लस I0। ठीक है, तो y माइनस 1 माइनस C माइनस अल्फ़ा बराबर C0 प्लस I0। ठीक है, अब ये जो ये है ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, तो y बराबर C0 प्लस I0 1 माइनस C माइनस अल्फ़ा। ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, इसमें ये जो C है ये MPC को और ये अल्फ़ा जो है ये एक्सेलरेटर को शो करता है। ठीक है, और 1 माइनस MPC की जगह पे हम MPS भी लिख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, C0 प्लस I0 बटे MPS प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब एक्सेलरेटर। तो ये हमारा जो है फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला दोनों हमको मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम अर्थव्यवस्था में निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 माइनस C माइनस अल्फ़ा जो होता है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, असल में ये जो 1 ओवर 1 माइनस C माइनस अल्फ़ा जो होता है ये एक्चुअल में सुपर मल्टीप्लायर को दिखाता है। किसको दिखाता है, जहाँ पर एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर दोनों मिलके काम करते हैं, यानी ये हमारा ये जो फार्मूला बना है ये हमारा सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट को शो कर रहा है। इससे पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की दिशा में वो जो था वो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट को शो कर रहा था। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल वाली, ये जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया उससे भी, और जो नॉर्मल मेथड जो हम अप्लाई करते हैं उससे भी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए,
अब हमारा क्वेश्चन हमको दे रखा है टू सेक्टर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की दशा में C0 यानी जो इनिशियल कंजम्पशन है वो हमारा 65 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो 70 है, ठीक है। और उसके बाद MPC जो है हमारा वो 0.6 है और एक्सेलरेटर जो हमारा है A जो है वो हमारा 0.2 है, ठीक है। इस दशा में हमको संतुलित राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। तो y बराबर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो C प्लस आई ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल मेथड यहाँ पे हम करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं और यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मेथड में क्या हुआ, y बराबर C प्लस आई, तो C हमारा y बराबर C क्या हुआ, ये हुआ 65 प्लस 0.6y, ये हमारा हो गया C। और हमारा जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, अब पहले इसको हम इसी को समझ लेते हैं, तो हमारा C क्या हुआ, C हो गया 65 प्लस 0.6y, ठीक है। और I हमारा क्या हो गया, I हो गया हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो अल्फा y, ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, तो y बराबर 65 प्लस 0.6y प्लस ये हमारा कितना है, ये है 70, अब क्या लिखेंगे 70 और ये अल्फा y क्या है, ये हमारा ये है 0.2y, तो हो जाएगा 70 प्लस 0.2y, ठीक है। अब y वाले सारे को इधर ले आएंगे, y माइनस 0.6y माइनस 0.2y बराबर 65 प्लस 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 0.8y बराबर 135, तो 0.2y 1y माइनस 0.8y मतलब 0.2y बराबर 135, ये हमारा जो हो जाएगा y बराबर 135 अपॉन 0.2, इसको हम काटेंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 675, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल मेथड है। शॉर्टकट मेथड में हमको क्या करना है, y बराबर C0 प्लस मतलब प्रारंभिक उपभोग बटे प्लस प्रारंभिक निवेश 1 माइनस MPC माइनस एक्सेलरेटर। तो C0 कितना है हमारा 65, I0 कितना है हमारा 70 और 1 माइनस C माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस 0.6 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 बटे 0.2, दोनों जुड़ के इससे घट जाएगा 0.2, वो जाएगा हमारा 675। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमको शॉर्टकट मेथड पता है तो हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला टू सेक्टर इकोनॉमी विद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी विद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम चलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करेंगे, संतुलन राष्ट्रीय आय को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या लेंगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम लेंगे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑटोनॉमस होगा। कैसा होगा, ऑटोनॉमस। तो हम जानते हैं कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था वहाँ संतुलन में होगी जहाँ पे C प्लस आई प्लस जी आपस में प्लस करके y के बराबर होंगे। यानी अगर हम इसको इस ग्राफ में दिखाएं तो ये हमारा संतुलन रेखा है y वाली 45 डिग्री पर, ये हमारा C, ये C प्लस आई और C प्लस आई प्लस जी, तो C प्लस आई और ये C प्लस आई प्लस जी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था संतुलन वहाँ होगा जहाँ पे C प्लस आई प्लस जी और y एक दूसरे के बराबर, ये हमारा संतुलन रेखा है जहाँ पर जिस बिंदु पर आय और उपभोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में जितना भी पैदा हुआ है, जितना भी खपत है, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक एक्सिस है।
यहाँ पे हमारी आई निर्धारित हो जाएगी और इस एक्स पे हमने सी, आई और जी को शो कर रखा है। चलिए ये नॉर्मल तरीके से हमने समझा। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई प्लस जी तीनों एक्टिव होते हैं। अब हमने क्या कहा कि जो हमारा सी है वो क्या होता है, सी होता है C0 प्लस सी वाई, यानी MPC प्रारंभिक उपभोग प्लस MPC इंटू वाई। हमारा आई क्या है, वो ऑटोनॉमस है तो आई बराबर I0 हो गया, और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राष्ट्रीय आय के स्तर से प्रभावित नहीं हो रहा हम ये मान रहे हैं, तो जी बराबर G0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, y बराबर C0 प्लस CY प्लस I0 प्लस G0। ठीक है ना, प्रारंभिक सरकारी व्यय और प्रारंभिक स्वायत्त निवेश। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, y वाले हिस्से को इधर ले आएंगे, तो y माइनस CY बराबर C0 प्लस I0 प्लस G0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y1 माइनस C बराबर C0 प्लस I0 प्लस G0। ठीक है, तो y बराबर C0 प्लस I0 प्लस G0 बटे 1 माइनस C। यहाँ पे भी आप देखिए ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे एक्टिव है, वो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट ही एक्टिव है। ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस ये क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, के बराबर 1 ओवर 1 माइनस सी होता है ना, हाँ 1 माइनस MPC, तो वही ये है। तो इसको हम और शॉर्ट 1 माइनस सी क्या होता है, यानी 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS के बराबर होता है। तो इसको हम C0 प्लस I0 प्लस G0 बटे MPS भी लिख सकते हैं। तो हम चाहे इस विधि से और चाहे इस विधि से, शॉर्टकट मेथड से 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो है इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जो है देखिए, समझिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका फॉर्मूले को अपने पास लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चंस को, का एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम दोनों तरीक़ों से, यानी जो है शॉर्टकट मेथड से और नॉर्मल मेथड से निकालेंगे कि किस प्रकार से हम अपने समय की बचत करते हुए क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन हमको दे रखा है 3 सेक्टर इकोनॉमी में, C0 बराबर 135 और MPC हमारा जो है, यानी C जो है हमारा 0.8 और I0 जो है हमारा 75 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 30 है। ठीक है, तो हमारी नेशनल इनकम कहाँ पे संतुलन निर्धारित होगा, जहाँ पे C बराबर C प्लस I प्लस G होता है। तो ये तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो हमारा C होगा वो किसके बराबर होगा, C बराबर होगा C0 प्लस CY के। ठीक है, तो वहाँ पे हम वही लिखेंगे, Y बराबर 135 प्लस 0.8 Y प्लस प्रारंभिक निवेश हमारा कितना है, वो है 75, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा 75 है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 30 है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, y वाला को उधर ले आएंगे, y माइनस 0.8 y बराबर 135 प्लस 75 प्लस 30। तो ये हमारा हो जाएगा 0.2y बराबर, ये हो जाएगा 240। तो y बराबर 240/0.2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1200। तो हमारी जो राष्ट्रीय आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 1200। ठीक है, करोड़ रुपए जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, इसी सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, वो हो जाएगा y बराबर C0 प्लस I0 प्लस G0 बटे 1 माइनस C, 1 माइनस MPC। ठीक है, तो C0 कितना है हमारा 135 प्लस
I0 कितना है हमारा 75 प्लस G0 कितना है हमारा 30 बटे पे 1 माइनस 0.8 है ना, 135, ये हो जाएगा 240 बटे 0.2। ये दशमलव हटा 0 पड़ गया तो इसको काटा तो 1200 करोड़ रुपए या 1200 रुपए जो भी आप समझिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेशनल इनकम डिटरमाइन होगा इस इनका कंजम्पशन लेवल पर, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेवल पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी, जबकि हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लिया था। अब हम चलते हैं उस दशा में जब हम जो है क्या करेंगे, हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें लमसम टैक्स होगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद लमसम टैक्स। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है और लमसम टैक्स, ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि y बराबर C प्लस आई ही होता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, कितने सेक्टर इकोनॉमी है ये, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और किस तरह का टैक्स लग रहा है, लमसम टैक्स। लमसम टैक्स यानी एक मुश्त कर लग रहा है। एक मुश्त कर की दशा में 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक मुश्त कर की दशा में हमारा जो है क्या स्थिति होगी, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी और लमसम कर की दिशा में पहली बात तो वही है, C हमारा क्या हो जाता है इस दशा में, C हो जाता है C0 प्लस CYD, ठीक है, CYD। YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ YD से क्या मतलब है, ये हमारा कंप्लीट इनकम है, टोटल इनकम है विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स डिडक्शन, और ये जो है हमारा डिस्पोजेबल इनकम है जो हमको हमारे ऊपर लगाया गया है, ठीक है, जो एक बार लमसम लगा दिया गया है। और ये YD जो होता है ये क्या होता है, ये होता है Y माइनस T, यानी जो हमारा नेशनल इनकम है, जो उसमें से हम पे हमारे ऊपर जो टैक्स कर, जो हमारी इनकम है उस पर जो हमारे ऊपर कर लगाया गया है उसको घटा देंगे तो हमको YD मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो है ही है, तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा हमारा C बराबर C0 प्लस CYD की जगह हम क्या लिखेंगे, Y माइनस T। ठीक है, CY माइनस T, ओके, यानी C0 प्लस CY माइनस CT। ठीक, ध्यान रखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो जॉब में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिक लेवल पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बेसिकली आप उन बातों को पहले से कुछ हद तक समझते हैं। ठीक है, तो केवल आपको इसको, इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो ये हमारा हो गया C। I हमारा क्या है, I हमारा I0 के बराबर ही है, यानी ऑटोनोमस प्रारंभिक निवेश के बराबर ही है। इसमें हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रखा है। तो हमारा संतुलन क्या हो जाएगा, ये संतुलन हो जाएगा Y बराबर C प्लस I। तो C हमारा क्या है, यह है C0 प्लस CY माइनस CT, और I क्या है, I0। ठीक है, तो ये जो जितने भी Y वाले हिस्से हैं इसको हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा Y माइनस CY बराबर C0 माइनस CT प्लस I0। तो यहाँ आप देखिए कि Y माइनस CY इक्वल टू C0 माइनस CT प्लस I0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, Y इसमें से कॉमन ले लेंगे, Y इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस C, स्मॉल c है ये, MPC बराबर C0 प्लस I0 माइनस CT। ये जो मैंने T ले रखा है इसको मैंने अलग कर लिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो 1 माइनस C है दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा, Y बराबर C0 प्लस I0 माइनस CT ऑब्लिक 1 माइनस C।
यहाँ देखिए, तो ये हमारा जो है ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अगर हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं, मनमाने सी की जगह हम MPS भी लिख सकते हैं, C0 प्लस I0 माइनस CT ओवर MPS। ठीक है, ये C जो है MPC को दिखाता है, मैं भाई आपको बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया MPS। चलिए अब हम इसका एक मतलब इसी सवाल को आप जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में लमसम टैक्स को या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगेगा आप कीजिएगा। फिलहाल शॉर्टकट तरीके से मेरा मानना है कि आपका कुछ समय बच जाएगा ताकि आप दूसरे सवालों पर भी ध्यान लगा सकें। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए होता क्या है कि जब सरकार, ये मान लीजिए हमारा संतुलन रेखा है और ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, C प्लस I। जब सरकार क्या करती है, कर लगा देती है, तो जो हमारा ये जो कंजम्पशन कर्व है वो क्या होता है, वो नीचे की ओर सरक जाता है। तो हो जाएगा ये क्या हमारा कर्व क्या बन जाएगा, पहले हमारा C प्लस I था, यानी C क्या था हमारा, C इक्वल था C प्लस I था, तो C हमारा किसके बराबर था, C बराबर था C प्लस CY, C0 प्लस CY, और ये प्लस I, ठीक है ना, प्लस I, ये हमारा कर्व था। अब अगर सरकार कर लगा दी तो ये y माइनस टी हो जाता है, तो ये हमारा कर्व क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा C0 प्लस CY माइनस टी प्लस I। ये हमारे नए कर्व, नया जो रेखा बनेगी, जो हमारा प्रभाव पूर्णांक की रेखा, वो ये बनेगी। ठीक है, और ये हमारा y हो जाएगा, y बराबर, मतलब ये y संतुलन रेखा हमारी 45 डिग्री की। तो पहले हमारी y ये थी, अब घट करके ये हो जाएगी, y1 थी तो y0 हो जाएगी कर लगने से, एक मुश्त कर लगने से। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। मान लीजिए कि C0 बराबर 100 और MPC बराबर हमारा 0.6 और I बराबर 40, I0 मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, प्रारंभिक निवेश है, और T बराबर 50 रुपीज़ सरकार ने लमसम टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है ना, C हमारा क्या है, C हमारा है C0 प्लस CYD। ठीक है, और YD मतलब जो डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास है, YD पे कैसे मिलता है हमको, टैक्स घटाने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, C बराबर C0 प्लस CY माइनस T। ठीक है, तो इसको हम यही वैल्यू लिखेंगे, प्लस I लिख देंगे, तो y बराबर C0 कितना है हमारा 100 प्लस MPC हमारा कितना है 0.6, y कितना है, y हमको पता नहीं है, हमको ज्ञात करना है, माइनस T कितना है हमारा 50 और I कितना है 40। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6y माइनस, इसको 0.6 को 50 से गुणा करेंगे 30 आएगा, प्लस 40। ठीक है, ये हमारा इधर चला गया, तो y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 100 माइनस 30 प्लस 40। ठीक है, ये हो जाएगा 0.4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 110 अपॉन 0.4।
तो ये दशमलव हट के 0 बढ़ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 275। इसी क्वेश्चन को हम अगर शॉर्टकट मेथड से हल करना चाहेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमने क्या देखा था कि हमारा शॉर्टकट मेथड में क्या था, ये तो नॉर्मल मेथड है। शॉर्टकट मेथड में हमारा क्या था, ये था C0 प्लस I0 प्लस CT ऑब्लिक 1 माइनस C मतलब MPC। तो y बराबर C0 कितना है हमारा 100 प्लस I0 कितना है हमारा 40 प्लस CT कितना है हमारा, C हमारा है 0.6 और T हमारा है 50 ऑब्लिक 1 माइनस 0.6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 100 प्लस 40 माइनस 30 बट्टे 0.4। तो y बराबर वही 110 बट्टे 0.4, तो ये आपका आ जाएगा 1100 बट्टे 4 यानी 275। तो देखिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमको आसान हो जाता है, बस एक बार हमको प्रैक्टिस करनी है। तो शॉर्टकट मेथड से हम जो इस तरह से कठिन सवाल होते हैं जिनको हम सोचते हैं बड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो उसमें हम छोड़ के दूसरे सवालों पे लगते हैं। तो ये आपका समझ लीजिए कि दूसरे छात्रों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरे छात्रों से आपके मेरिट में एक प्रश्न ऐड हो रहा है जो आपको उनसे थोड़ा सा एडवांटेज देगा। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता तो आप इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभ होगा। और इस तरह के प्रश्न हमेशा जो भी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आते ही रहते हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, वो भी अभी तक हमने क्या देखा था, लमसम टैक्स। अब हम चलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी विद प्रोपोर्शनल टैक्स। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा होता है, जब प्रोपोर्शनल टैक्स कोई लमसम अमाउंट ना लेकर के ये आय के 1% के रूप में लगाया जाता है। यानी अगर मेरी आय 100 रुपये है तो 100 का 20%, 1000 रुपये है तो 1000 का 20%, ये तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स इसको बोलते हैं। यानी आय के 1% के रूप में जब कर को लगाया जाता है तो उसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। तो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है और प्रोपोर्शनल टैक्स लग रहा है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन तो हमेशा वही होगा जहाँ पे y बराबर C प्लस आई होगा। तो y बराबर C प्लस आई। अब इसमें C क्या है, C है C0 प्लस YD CYD। ठीक है, YD क्या है, YD है डिस्पोजेबल इनकम, यानी टैक्स निकालने के बाद जो उपभोक्ता के पास आय बचती है वही उसकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई, YD बराबर क्या हो गया हमारा, ये हो गया Y माइनस T। ठीक है, अब ये जो T है ये क्या है, T जो भी अर्थव्यवस्था में टैक्स लग रहा है उसका कुछ हिस्सा प्रारंभिक कर के रूप में है जो आय से प्रभावित नहीं हो रहा है, और कुछ हिस्सा जो है वो आय के प्रोपोर्शन में लग रहा है, यानी प्रतिशत के रूप में लग रहा है। तो जो T की वैल्यू हमारी होगी वो हो जाएगी T0 प्लस TY। T क्या है, वो परसेंटेज ऑफ टैक्स, जो आय के प्रतिशत के रूप में जो टैक्स लगता है वो उसको हमने TY से लिखा है। तो ये हमारा हो जाएगा T0 प्लस TY। तो ये समीकरण में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा YD क्या बन जाएगा, YD अगर हम T की जगह पे इसको लिखते हैं तो हो जाएगा Y माइनस T0 प्लस TY। ठीक है, T0 प्लस TY, ये माइनस खुल जाएगा तो YD क्या बन जाएगा, YD बराबर Y माइनस T0 माइनस TY। अब इस YD की वैल्यू को हम इस कंजम्पशन फंक्शन में यहाँ पे रखेंगे तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C0 प्लस CY माइनस T0 माइनस CTY। ठीक है, और हमारा निवेश फंक्शन तो वही है, I बराबर I0 और प्रारंभिक निवेश और स्वायत्त निवेश के रूप में है, तो I बराबर यानी स्वायत्त निवेश के रूप में हो रहा है। तो ये अगर हम इस को C की वैल्यू को I वैल्यू को इस समीकरण में रखते हैं संतुलन इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, ये हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसमें हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अगर इसको रखते हैं तो क्या बन जाएगा,
y बराबर हो जाएगा C0 प्लस, इसको हम खोल देते हैं, CY माइनस CT0 माइनस CTY प्लस I0। ठीक है, अब ये y वाले जितनी संख्याएं जो भी पद हैं उसको हम इधर ले आते हैं, तो y माइनस CY प्लस, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, CTY इज इक्वल टू क्या क्या बचा C0 प्लस I0 प्लस नहीं माइनस CT0, यानी प्रारंभिक जो भी हमारा कर लग रहा है वो। अब इसमें से हम y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस C माइनस CT बराबर C0 प्लस I0 प्लस माइनस माइनस CT0। तो y बराबर C0 प्लस I0 माइनस CT0 बटे में 1 माइनस C प्लस, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, 1 प्लस CT। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला बन गया। ये शॉर्टकट फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रोपोर्शनल टैक्स में हम संतुलित राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जब प्रोपोर्शनल टैक्स की बात हो रही तो हम एक लमसम टैक्स को बीच में क्यों ले रहे हैं या प्रारंभिक कर को क्यों ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक कर कुछ नहीं दिया गया है, केवल एक प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स बताया गया है, यानी केवल टी का प्रतिशत ऑफ टैक्स का ही बताया गया है, तो फिर ये हिस्सा अपने आप जीरो हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन यही बन जाएगा C0 प्लस I0 1 माइनस C प्लस CT। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनल कोई लमसम टैक्स या उस तरह का कोई टैक्स नहीं है तो आपका उसी अनुपात में ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपका इक्वेशन सेम रहेगा। ठीक है, 1 माइनस C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, MPS लिख सकते हैं, यानी C0 प्लस I0 माइनस CT0 बटे MPS प्लस CT। इस तरह से हम आराम से बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको लगा सकते हैं, बशर्ते कि हम ऐसे एक रात में, ये एक दिन में नहीं आएगा। आपको इसको आप सवाल लगा के इस तरह के कठिन सवालों से बचने या भागने के बजाय आप इसका सामना करिए और इसको लगातार करते रहिए, तो फिर आप इसको सीख जाएंगे। और फिर आपका कहीं ना कहीं आपको 3, 5, 7 नंबरों का हमेशा एक मात्र क्वेश्चन से, एक मात्र वीडियो से आपको आपके एग्जाम में इतने का फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, हमको जो क्वेश्चन में दिया है I बराबर है I0 मतलब 30 है, यानी प्रारंभिक निवेश हमारा 30 के बराबर है। कंजम्पशन हमारा जो है C0 इनिशियल कंजम्पशन हमारा जो है वो है 85 के बराबर, और MPC जो है हमारा यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.75 है, 0.75 है। और टैक्स रेट हमारा 20% है। टैक्स रेट हमारा कितना है, टैक्स रेट 20% है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.2, परसेंटेज को हम लिखेंगे 0.2। और टैक्स इंटरसेप्ट हमारा यानी T0 जो है हमारा जो प्रारंभिक कर है वो हमारा हो जाएगा, और इसमें ये देखना पड़ेगा, प्रारंभिक कर हमारा 20 के बराबर है। ठीक है, प्रारंभिक हमारा 20 के बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी को हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, y बराबर था C0 प्लस I0 माइनस CT अपॉन, ये था 1 माइनस C0 नहीं 1 माइनस C प्लस CT। यही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था। तो इसको हम कर लेते हैं, इसको हमको, ये तो हमको आंसर मिल ही गया है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा y बराबर C0 हमारा कितना है 85 प्लस I0 कितना है 30 और CT यानी 0.2 इंटू T हमारा 20 है, 0.CT हाँ 0.2 कर किधर हमारी कितनी है CT हाँ, तो C हमारा जो है 0.75
इंटू 220 ऑब्लिक 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 15 और 85 में से 15 गए और ये कुल मिला के 100 हो जाएगा और बटे में वही हमारा आएगा 0.4। तो इसको हम आराम से 250 हमारा आ जाएगा। तो ये तरीका थोड़ा सा आपको देखते हैं कि ये 2-3 लाइनों में आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये तरीका बेहतर है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में, जिसमें अर्थव्यवस्था में फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में जिसमें अर्थव्यवस्था में हम आराम से फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है, यानी CIG और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये हमारी फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है। यानी इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी दोनों को ओपन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं। तो इस दशा में हम किस तरह से फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में इकोनॉमी जो इनकम बैलेंस है, इनकम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में भी वही होगा, y बराबर अर्थव्यवस्था कहाँ संतुलन होगी, जहाँ पे y प्लस सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। तो c को हम जानते हैं कि c बराबर होता है C0 प्लस, इसमें हम टैक्स वगैरह छोड़ दिए, टैक्स नहीं है, C0 प्लस CY, i हमारा I0 के बराबर ही है, g हमारा G0 के बराबर ही है, प्लस x हमारा x के बराबर ही है। ठीक है, और m जो है हमारा, m हमारा ये हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर है, यानी M0 के बराबर है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा M0, m बराबर जो है वो M0 प्लस m, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट MPM इंटू किसके बराबर है, ये MPM इंटू y, I के अनुपात के रूप में ये इस रूप में दिखाया गया है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो समीकरण है MPM को हम शॉर्ट फॉर्म में m लिख देंगे, आगे से m में शॉर्ट फॉर्म में m लिख देंगे, ये MPM को ही प्रदर्शित करता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, ये हमारा m हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हम खोलते हैं, y बराबर ये डेल्टा y ये है, इसको पहले सेट कर लेते हैं, C0 प्लस CY प्लस I0 प्लस G0 प्लस प्लस है तो वो तो खुल जाएगा, X0 माइनस M0 माइनस MY। ठीक है, ये m के रूप में, हम MPM को m के रूप में दिखा रहे हैं, MY। ठीक है, ये माइनस बाहर है तो ये माइनस अंदर जाके माइनस में बदल जाएगा। तो अब हम y वाली जितनी गिनतियां हैं इसको एक तरफ ले आते हैं, y माइनस CY प्लस MY इज इक्वल टू C0 प्लस I0 प्लस G0 प्लस X0, यानी जो प्रारंभिक जो भी स्वायत्त निर्यात हो रहा है, जो भी निर्यात हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी स्वायत्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी इनिशियल कंजम्पशन हो रहा है, सबको एक तरफ ले लिया। तो हो जाएगा y को हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 माइनस C प्लस M इज इक्वल टू C0 प्लस I0 प्लस G0 प्लस X0। ये गिनती इधर चल के बटे में हो जाएगी, तो y बराबर C0 प्लस I0 प्लस G0 प्लस X0 बटे में 1 माइनस C प्लस M। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट में अगर हम 1 माइनस C को MPS लिखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमारा फार्मूला यही हो जाएगा, y बराबर
C0 प्लस I0 प्लस G0 प्लस X0। अच्छा, इसमें M0 भी है, देखिए ये M0 भी है, ये माइनस M0, ठीक है, माइनस M0, इसमें M0 भी हमारा है, इसको हमने यहाँ पे हम भूल गए थे M0, और यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, माइनस M0 बटे में MPS प्लस MPM। ठीक, इस प्रकार से हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में इनकम डिटर्मिनेशन इस शॉर्टकट फार्मूले से कर सकते हैं। हमारे पास दो फार्मूले हैं, चाहे हम MPS वाले फार्मूले से और चाहे MPM वाले फार्मूले से और MPC वाले फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम क्या कहते हैं, पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर हमको क्या सहूलियत होती है। वैसे मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जो है याद कर लीजिए, ये आपको ज़्यादा आसानी से सवाल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा C0 कितना है, वो हमारा है 70, C0 हमारा 70, ठीक है, और I0 हमारा है 90, G0 हमारा है 65 और X0 हमारा है 80, यानी ये X है हमारा, वो स्वायत्त निवेश और वो दोनों सेम ही हैं। हमारा जो स्वायत्त जो प्रारंभिक इंपोर्ट है वो हमारा है 40, ठीक है। MPC हमारा, यानी MPC हमारा 0.9 है और MPM हमारा, यानी इसको हम M बोलते हैं, वो हमारा 0.1 है, 15 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं। तो सवाल तो हमको सॉल्व करना है लॉन्ग कट मेथड, तो आप इनको सबको इक्विवेलेंट रख करके सॉल्व कर लेंगे। मैं वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं इसको केवल शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। आप इसको उसी तरह से करिए। तो आपका फार्मूला क्या था, आपका फार्मूला था y बराबर C0 प्लस I0 प्लस G0 प्लस X0 माइनस M0 बटे में 1 माइनस MPC प्लस MPM, ठीक है। तो इसको आप सीधे सीधे सॉल्व करिए। C0 हमारा कितना है, C0 हमारा 70 प्लस I0 कितना है 90 प्लस G0 कितना है 65 प्लस X0 कितना है 80 माइनस M0 कितना है 40 ऑब्लिक 1 माइनस 0.9 प्लस 0.15, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए आपस में। 70 7 9 16 16 6 22 22 8 30 30 में से 4 गए 30 5 35 305 में से 40 गए, तो हो जाएगा, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 60 160 और 140, यानी 305 305 में से 40 गए 265 बटे इसको हम करते हैं तो ये कितना आएगा, 115 में से 90 गए यानी 0.25, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस प्लस को, इसको माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 1.15 में से 9 हो गया तो 0.25 हो गया। ये दशमलव हमने हटा के 0 बढ़ा दिया। अब इसको हम 2650 को हम 25 से भाग देते हैं, तो 2650 को हम 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25, ठीक है,
और हमको कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, और 25 छक्का 150, ठीक है ना, तो हो जाएगा 16। तो इसका मतलब ये है, और इसके आगे 0 लग जाएगा, ठीक है। यानी हमारी राष्ट्रीय आय कितनी हो जाएगी, y बराबर 160 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है 1060 होगा, 1060 सॉरी, ठीक है। इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारे तरीके मैंने बता दिए जो पॉसिबल वेज हैं जिसके माध्यम से आपका ये सवाल आ सकते हैं। तो सारे के सारे मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद फिर आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ में आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस तरह के वीडियो आपके सामने और लाऊंगा। ओके, बाय।